हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास है 14 नंबर। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट क्लासें लगा ली है। आप वो भी अगर क्लासें आपने नहीं लगाई है तो वो क्लासें आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है ये गवर्नर जनरल से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर बताइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है रॉबर्ट क्लाइव और डी है विलियम बेंटिंग। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा देखें जो भी ऑप्शन में दे रखा है इनको देखते हैं कि ये कौन कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं गवर्नर से। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के पहले गवर्नर थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, इनका नाम फिर चेंज कर दिया पद। बंगाल के जो पहले गवर्नर थे उनका ही नाम चेंज करके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर गवर्नर जनरल का जो है पद चेंज करके इसका नाम कर दिया भारत के वायसराय। तो भारत के जो पहले वायसराय थे वो कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताइए, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये ब्रिटिश थे, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पहले भारतीय थे ये थे सी राजगोपालाचारी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से एग्जाम में रिपीट होगा तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हो लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हो, उन्हें क्या कहा जाता हो? जो लंबे समय तक जो है उद्गारित नहीं हुए हो या भविष्य में है ये उद्गारित हो सकते हैं, उन ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। विलुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या ढाल ज्वालामुखी? तो कौन से हैं? ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी। मतलब ये अभी तक सुसुप्त है लेकिन फिर से ये जागृत हो सकते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। और भारत में कितने ज्वालामुखी है? दो इंपोर्टेंट है, भारत के दोनों ज्वालामुखी देख लीजिए। नारकोडम ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण भारत में कौन सा है? ये नारकोडम है। और बैरन ज्वालामुखी से एग्जाम में पूछा गया है तो ये भारत का सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का? ये बैरन ज्वालामुखी है। दोनों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा है मेट्रोलॉजी, सेलेनोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। तो ये क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन कौन सा विज्ञान है? ये है सेलेनोलॉजी। कौन सा है? सेलेनोलॉजी है वो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके अलावा देख लीजिए ऑप्शन, मेट्रोलॉजी है ये क्या है? ये माप विज्ञान है। माप विज्ञान में मापन के सभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में क्या है? ये भू विज्ञान है, ये पृथ्वी का अध्ययन से संबंधित है जो जियोलॉजी है। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए।
क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। 1976 में स्थापित कौन सी समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था? तो कौन सी समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था? कब? 1976 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में दे रखा है अभिजीत सेन समिति, 2 नंबर पे है आबिद हुसैन समिति, 3 नंबर पे है अजित कुमार समिति या स्वर्ण सिंह समिति। तो किसकी अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था? तो कौन सी थी ये थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति के आधार पर किया गया था 42वां संविधान संशोधन? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था। इसमें क्या है, स्वर्ण सिंह समिति में भारत में मौलिक कर्तव्यों से ये संबंधित है। कौन सी स्वर्ण सिंह समिति है? ये भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद कौन सा है? 51 के है, जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? 51 का है, वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और भाग कौन सा संविधान का? ये भाग 4 है। 42वें संशोधन में और क्या क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये कौन कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये जोड़े गए थे। कौन सा है? समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता है। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़े गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट होता है, तो ये फिर से रिपीट हो सकता है। इनको याद रखना है, तीनों शब्दों को याद रखना है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा नहीं जोड़ा गया था, इनके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो नहीं जोड़ा गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है, इन तीनों को जोड़ा गया है। इसके अलावा जो अन्य शब्द आपके ऑप्शन में होगा वो नहीं जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 4 है, जो कि अनुच्छेद 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, माल का निर्यात किसको बढ़ावा देता है? तो माल का निर्यात है वो किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन में है वे को बढ़ावा देता है, स्थानीय ऋण को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय आय को, या राष्ट्रीय ऋण को, या विदेशी मुद्रा को। तो माल का निर्यात जो है, विदेशों में जो निर्यात करते हैं माल का, वो किसको बढ़ावा देता है? तो ये विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सारे विटामिन याद होने चाहिए। किसने खोज की, किसने इसका नामांकन किया, कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इनका रासायनिक नाम क्या है, सब आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है, स्क्रवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चारों का बता दीजिए, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। स्क्रवी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन में है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। स्क्रवी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी के स्रोत क्या है? सभी खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, कीवी और आंवला, ये विटामिन सी के स्रोत है। इसके अलावा देख लीजिए और विटामिन इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इन्हीं से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से बता ही दिया है, स्क्रवी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी है? विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए, क्षार और बेस में आपको पता होना चाहिए कि क्षार के जो गुण है वो क्या है, बेस के और अम्ल के है उसके क्या गुण है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद में दूसरे में क्या देखा है, अम्ल लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देता है। तीसरे में क्या है, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। डी में क्या है, क्षार नीले
लिटमस रंग को लाल कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका सही कौन सा है? ये है सार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सही है, बाकी गलत है। देखिए सार यौगिकों के गुण देख लीजिए, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को है नीला करते हैं। किसको करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल है, इनके गुण क्या है? ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। या क्या दे रखा है? ये स्वाद में नमकीन है, ये नहीं है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या? अम्ल जो है ये नीले लिटमस को लाल रंग का कर देता है। ये क्षार और अम्लों के गुण है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। ये भी देख लीजिए, कड़वा होता है सार, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन दे रखा है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार अकादमी पुरस्कारों में शामिल होते हैं। क्या है इनमें से? क्या दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में? पुरस्कार राशि के तौर पर क्या दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? ये दिया जाता है एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ में कितने रुपए दिए जाते हैं? 1,00,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। और ये पहली बार कब प्रदान किया गया था? ये 1952 में प्रदान किया गया था। ये हर साल जो है संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। कब दिया गया था पहली बार? 1952 में ये प्रदान किए गए थे। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ये दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। तो इसको कौन सी बेरोजगारी होगी? इससे ए चक्रीय बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी मौसमी बेरोजगारी और डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इससे कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होगी? जब साल में कुछ ही समय के लिए अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त किया जाता है, तो इससे मौसमी बेरोजगारी है ये उत्पन्न होती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा दिया जाता है तो उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बताइए संविधान के स्रोत कौन कौन से देशों से, कौन कौन से संविधान के स्रोत भारत में लिए गए हैं? ये पता होना चाहिए। आप भारतीय संविधान में कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इनमें से कौन सा प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दे रखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणतंत्र की अवधारणा, सी है सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता और डी है समवर्ती सूची की अवधारणा। ये कौन कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। ये सारे आपको स्रोत याद होने चाहिए, इनका अलग से क्लास बना के अपलोड भी किया हुआ है, आप वहां से देख भी सकते हो। सारा उसमें हमने कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये बताइए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है इनमें से? तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? देखिए संघात्मक विशेषताएं, ये भी कनाडा के संविधान से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन में जो दे रखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। और समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। तो ये जो है भारत के प्रमुख स्रोत है जो अन्य देशों से लिए हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए हैं? और ये क्लास में 10 क्वेश्चन ही नहीं है, इसके अलावा हम सारे ऑप्शन को आपको डिटेल में बताते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो। ये आपको क्लास कैसी लगी? क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।
हमारी क्लासों से जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी करते रहिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।